मायावती एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं, देख चुके हैं, वो कहते हैं कि वो बहुत ही कड़क एडमिनिस्ट्रेटर। जो बीएसपी 2007 में यूपी में 30% से ज़्यादा वोट जिसके पास थे, 206 सीटें थी, 2022 में वही बीएसपी 13% वोट और 1 सीट पर आ गई। मायावती कह रही हैं कि भाई हम अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करेंगे। स्ट्रेटजी में क्या बदलाव करें? वो करें कि हम उम्मीदवारों की घोषणा पहले कर देंगे। अगर विपक्ष ने जो संविधान बदलने की बात को लेकर के, जिस तरह से संविधान रक्षा और राहुल गांधी जिस तरह से संविधान हाथ में लेकर के लोगों के बीच जा रहे थे, या अखिलेश भी जिस तरह से इस मुद्दे को उठाए, या बाकी भी जो विपक्षी इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग, अगर उस तरह से न उठाया गया होता तो आज वो स्थिति नहीं रहती जो आज। बीएसपी का मानना है कि जो बड़ी पार्टियां, ये जो मैदान में पहले से डटी हुई पार्टियां हैं, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के जरिए प्रचार में भरोसा कर रही हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट उनका कमज़ोर हुआ है, और बीएसपी अपने काडर को बूथ लेवल पे एक एक वोटर के पास भेजने की रणनीति पर बेसिकली काम बढ़ा चुकी है। राजनीति में कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेश कोश्यारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कई तरह की जंग चल रही है। कोई सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो कोई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और एक बार फिर से चुनावी मैदान में खुद को मजबूत करने के लिए, फिर उसके बाद सत्ता के लिए आगे जाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूं बहन मायावती की और उनकी पार्टी बीएसपी की। बीएसपी ने पिछले जो 15-16 साल से जिस प्रकार का उसमें ड्रॉबैक आया है, उसको एक बार उसको दूर करने के लिए मायावती प्लान किए जा रही हैं। और अब उनका नया प्लान क्या है, उस पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। सर, आज एक बड़ी बैठक हुई है बीएसपी की, और उसमें मायावती एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जैसे जैसे एक्टिव हो रहे हैं, तो मायावती उनके पीछे पीछे, या फिर कभी पहले कभी उनके बाद, वो भी लगातार चुनावी मैदान में अपने आप को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। अब नया प्लान क्या है, अब क्या करने वाली है बीएसपी? देखिए नरेश, मायावती की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि किसी भी तरह से 2027 में पावर हासिल किया जाए, और इसके लिए वो लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रही हैं। और आज जो मीटिंग हुई वो भी करीब 1.5 घंटे चली, और उस मीटिंग का जो लब्बोलुआ बाहर जो एक प्रेस रिलीज के शक्ल में जो आया, जो हमारे हाथ में भी है, जो हम दिखा रहे हैं अब, उसमें ये था कि पहली बात अगर देखा जाए, उसका निचोड़ जो निकलता है वो ये कि आपराधिक तत्वों को बीएसपी दूर रखेगी। यानी किसी भी आपराधिक बैकग्राउंड के उम्मीदवार को, नेता को बीएसपी में जगह नहीं मिलेगी। यानी साफ सुथरा राजनीति की ओर आगे कदम बढ़ाती दिख रही है। दूसरा, उस जो संदेश देने की कोशिश की गई है कि 14 अप्रैल को जो बाबा साहेब अंबेडकर की जो जयंती है, इस मौके पर लखनऊ में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाए। 4-5 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी है। ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होगा बीएसपी का। और आपने देखा हाल ही में कि जो कांसीराम जी की जो जयंती थी, उस मौके पर भी किस तरह से बीएसपी ने एक बड़ा इवेंट की तरह बनाने की कोशिश की। लेकिन वहां दिक्कत ये रही कि कांग्रेस भी उसमें आगे आ गई और समाजवादी पार्टी भी उसमें आगे आ गई। उन्होंने भी कांसीराम जी की जयंती को अपने अपने तरीके से मनाने की कोशिश की। बेसिकली जयंती मनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि बीएसपी खुद को दलित वोटों का सबसे बड़ा दावेदार मानती है। और आज की तारीख में जिस तरह की पॉलिटिक्स उभर रही है, उसमें लगता है कि बीएसपी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, और वो दलित वोट को अपनी पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव भी उसी तरह से कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस भी उसी तरह से कोशिश कर रही है। तीसरी चीज जो वहां से जो निकल के जो सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि जंग जो इजराइल ईरान के बीच जो चल रही है, अमेरिका जिसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है, तो जंग की वजह से रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़े हैं और सरकार को ठोस कदम उठाए। मतलब जो ये उनका मानना है, या मानना क्या है, ये जो असर दिख रहा है कि गरीब गुरबा जो गरीब तबका है, जैसे जो सरेंडर की दिक्कत हो रही है, पेट्रोल की दिक्कत जो महसूस की जा रही है,
इस बुनियादी मुद्दे को भी मायावती ने उठा करके कहीं ना कहीं जो जो समाज के आखिरी पायदान पर गरीब आदमी है उसको टच करने की कोशिश की है। एक और मुद्दा जो मुझे लग रहा है जो जिसका जिक्र उन्होंने किया है, जो लबो-लुआब रहा है, कि केंद्र कमजोर वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण देने का विचार करे। महिला आरक्षण की बात भी हो रही है, तो महिलाओं को, कमजोर वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण देने का विचार करके महिला आधी आबादी को साधने की एक तरह से, उसमें आधी आबादी में जो गरीब महिलाएं हैं उनको एक तरह से साधने के लिए मायावती ने एक बड़ा दांव चला है। तो मायावती एक साथ कई, कहते हैं ना कि कई डायमेंशंस पर काम कर रही हैं और वो देख रही हैं कि किस तरह से अपने वोट बैंक को बढ़ाया जाए। हम लोगों ने देखा सर, बीएसपी के संस्थापक काशीराम की जब जयंती थी तो उसमें अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी ने भी उसे मनाया, उसके बाद कांग्रेस ने बनाया। अब यहाँ पर अंबेडकर जयंती जब होगी, वो तो संविधान निर्माता है, उनकी जयंती, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी उसमें आगे आएगी, उसमें कांग्रेस भी आएगी। एक तरीके से जो प्लान कर रही है मायावती, क्या इसके बाद दूसरे लोग जो प्लान करते हैं उनसे पहले कुछ लोग कर देते हैं, तो क्या उसका असर पड़ेगा? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से जो हमारे देश में जो राजनीति चल रही है उसमें प्रतीकों को अपनी ओर लेने की राजनीति चल रही है। कभी जो कांग्रेस के प्रतीक थे, माने जाते थे, वो उनको बीजेपी आज अपने तरीके से ले रही, तो प्रतीक किसी के तो होते नहीं, उसको कौन किस तरह से लेता है इस पर निर्भर करता है। बाबा साहेब जो अंबेडकर की जो जयंती है वो संविधान निर्माता के रूप में हर कोई देखता है। और देखा जाए जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें संविधान को बदलने का नैरेटिव जिस तरह से आगे बढ़ा, जो विपक्ष ने बढ़ाया, तो उसका फायदा भी मिला। कई बार कहते हैं, जो दावा किया जाता है ऐसा, कि अगर विपक्ष ने जो संविधान बदलने की बात को लेकर के, जिस तरह से संविधान रक्षा, और राहुल गांधी जिस तरह से संविधान हाथ में लेकर के लोगों के बीच जा रहे थे, या अखिलेश भी जिस तरह से इस मुद्दे को उठाए, या बाकी भी जो विपक्षी इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग, अगर उस तरह से न उठाया गया होता तो आज वो स्थिति नहीं रहती जो आज तस्वीर दूसरी होती। तो कहने का मतलब, जो मायावती जिस तरह से जो वापसी करने की कोशिश करे, मायावती की क्या चुनौती है? मायावती की असली चुनौती है कि जो बीएसपी 2007 में यूपी में 30% से ज्यादा वोट जिसके पास थे, 206 सीटें थी, 2022 में वही बीएसपी 13% वोट और 1 सीट पर आ गई। ये चुनौती है। शायद अपने वजूद के बाद, जब से बनी है बीएसपी, इतनी बुरी स्थिति में कभी नहीं रही है जी। तो मायावती क्या, कोई भी पार्टी का जो मुखिया है वो यही चाहेगा कि उसकी पार्टी किसी तरह से वापसी करे। लेकिन दिक्कत ये है कि बीजेपी जिस तरह से मैदान में खड़ी है और उसके सामने बीएसपी समाजवादी पार्टी है, बीजेपी के भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई, भले ही आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, यूपी में भी मजबूती के साथ खड़ी है, उसके बाद भी देखिए बीजेपी अपने साथ अलायंस में रखी हुई है। अलायंस में उसके साथ संजय निषाद जैसे लोग भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, अनुप्रिया पटेल की भी पार्टी है। तो गठबंधन को मतलब अपनी ताकत को बिखरने नहीं देना चाहते हैं जी। अगर अखिलेश यादव भी देखा जाए तो वो, इवन जयंत चौधरी भी, तो पश्चिम से पूरब तक अगर नक्शे को आप देखिए तो बीजेपी अपनी भी ताकत है और गठबंधन की छोटे दलों को भी साथ लेकर के खड़ी है। बिल्कुल। अखिलेश यादव भी जिस रणनीति के साथ चल रहे हैं उसमें जहां जरूरत लग रही है वहां पर गले मिलने की बात भी कह रहे हैं, साथ में जोड़ने की भी बात कह रहे हैं। तो वहां पर आप देखिए तो अभी कांग्रेस के साथ माना जा रहा है कि गठबंधन तय है। हो सकता है कुछ और दल भी जुड़े, कुछ और जो चाहे बीएसपी से निकले हुए लोग हों, चाहे कांग्रेस से या बीजेपी से, वो भी जुड़ सकते हैं। तो ये एक रणनीति है। तो गठबंधन के जरिए कहें डायरेक्ट फाइट देने की कोशिश। लेकिन मायावती क्या कर रही है? मायावती कमजोर है, सत्ता से बाहर है। 2007 मैंने 12 सिंह सत्ता से आउट है। 12 से सत्ता से आउट होने के बाद भी आप देखिए वो करिए हम अकेले लड़ेंगे, तो ये उनके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सर एक बात ये साफ है कि यूपी में अगर कोई भी यूपी का चुनाव देखता है तो वो सिर्फ दो चीजें देखता है कि विपक्ष में समाजवादी पार्टी है जो टक्कर दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को, और बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो तीसरी बार अपनी सरकार बना पाए। ऐसे में जब मायावती की चर्चा सिर्फ एक खास वर्ग तक ही सीमित हो जाती है तो सरकार बनाने के लिए मायावती को
तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है यहाँ पे, तो कैसे हो पाएगा ये सब? देखिए, मायावती को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। और राजनीति में कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। ये किसने सोचा था कि जो पिछला जो पंजाब का चुनाव था उसमें आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा सीटों के साथ सरकार में आएगी? दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुई थी, उनको हराकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी आई, खुद शीला दीक्षित को 3 बार की मुख्यमंत्री रही, अगर मुझे ठीक जी से याद है तो। जी। उनको अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में हरा दिया। ये किसने सोचा था? ये राजनीति ही है कि 20 साल से राम नाईक कभी अटल जी की सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे, उनके सामने गोविंदा को खड़ा किया गया। 20 साल की उनकी मेहनत, 20 दिन के चुनाव प्रचार में गोविंदा ने उनको हरा दिया। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, हो सकता है। तो बेसिकली फाइनली फैसला तो लोगों को करना है। अभी हमें जो समीकरण दिख रहा है, हो सकता है कि वो उस तरह की तस्वीर नहीं बने। मायावती कह रही है कि भाई हम अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करेंगे। स्ट्रेटजी में क्या बदलाव करें? वो करें कि हम उम्मीदवारों की घोषणा पहले कर देंगे। कुछ उम्मीदवारों की घोषणा एक तरह से, चूंकि जो प्रभारी जो होते हैं कर दी गई है, प्रभारी बना दिए गए, पर प्रभारी बना दिए गए, तो माना जाता है कि वही उम्मीदवार होंगे। तो वो पूरा टाइम देना चाह रही है। मान लीजिए कि वो सितंबर अक्टूबर तक 200 सीटों पर भी घोषणा कर देती है, दीपावली तक भी कर देती है 200 सीटों पर कैंडिडेट की, तो उनके पास कैंडिडेट बस 4-5 महीने का टाइम रहेगा काम करने के लिए। दूसरी पार्टियां, और मुझे नहीं लग रहा है दूसरी पार्टियां इस स्ट्रेटजी के साथ, बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस स्ट्रेटजी के साथ चलेगी कि पहले कौन उम्मीदवार को घोषित करता है ताकि हम उसके मुकाबले उम्मीदवार रखें। तो एक दूसरा जो बीएसपी की रणनीति है, बीएसपी के भीतर ये सोच, मतलब मुझे जो लग रहा है भीतर खाने जो खबरें आ रही है, बीएसपी का मानना है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, ये जो मैदान में पहले से डटी हुई पार्टियां हैं, वो ज्यादातर सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के जरिए प्रचार में भरोसा कर रही हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट उनका कमजोर हुआ है। और बीएसपी अपने काडर को बूथ लेवल पे एक एक वोटर के पास भेजने की रणनीति पर काम कर, बेसिकली काम बढ़ा चुकी है। लोगों से संवाद करना, मिलना। तो कौन सी चीज कैसे ट्रांसलेट होगी, स्ट्रेटजी में भी बदलाया है। बड़ी रैलियों के साथ बीएसपी का जो प्लानिंग, हमें नहीं पता कि अक्टूबर नवंबर तक, मतलब दिसंबर तक क्या स्थिति रहेगी, लेकिन अभी जो उनकी स्ट्रेटजी जिस ओर बढ़ रही है उसमें बड़ी रैलियों के साथ छोटी छोटी सभाएं भी करना है, लोगों को जोड़ना भी है, और वो सोशल इंजीनियरिंग भी है जिसमें कि ब्राह्मण को भी अपने साथ लेकर चलना है, मुस्लिम समुदाय को भी अपने साथ जोड़ना है, दलितों को भी जोड़ना है। तो अब ये जो स्ट्रेटजी सिर्फ कागजों पर तक रह जाती है, मीटिंग तक रह जाती है, या वो पूरी इस तरह से आकार लेती है जो वोट में बिल्कुल बदल जाए। इसके लिए चुनाव का इंतजार, इसके लिए चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन राजनीति में अगर मगर किंतु परंतु ये सारी चीजें होते रहती हैं, और हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि सत्ता में आने के लिए आखिरी, कहते हैं ना जिसको, लास्ट बुलेट तक लड़ना। और मायावती भी उसी कड़ी में आगे बढ़ रही। मायावती की एक स्ट्रेटजी, मतलब जो एक राजनेता के रूप में उनको देखना अलग तरह से है, एक जब वो मुख्यमंत्री थी तो एक प्रशासक के रूप में उनको देखना अलग चीज है। कहते हैं कि मायावती, जैसे लोगों के बारे में, जैसे मुलायम सिंह के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो मुलायम सिंह बहुत ज्यादा लोगों से मिलने में भरोसा करते थे, उन्होंने मेल मिलाप, जो आओ जी भेज दो चलो चलता था। मायावती का थोड़ा उस तरह का नहीं था स्वभाव। लेकिन मायावती एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं, देख चुके हैं, वो कहते हैं कि वो बहुत ही कड़क एडमिनिस्ट्रेटर थी। अब कड़क एडमिनिस्ट्रेटर कैसे थी, तो वो कहते हैं कि वो टीवी पर देखते रहती थी न्यूज, अपने दफ्तर में बैठ के, घर में बैठ के। और मान लीजिए कि कोई इलाहाबाद में कोई खबर, कोई घटना हो गई, और उन्होंने तुरंत, या पट्टी पर चल रही है, नजर पड़ गई कि ये घटना हुई, सीधे कमिश्नर को फोन लगाया, वहां पे क्या हुआ। अब कमिश्नर को पता ही नहीं कि मैंने क्या चीज हुआ, तुमको पता नहीं ये चीज हुआ है। और उसको जो भी एक, मतलब डिप्लोमेट, इसको सॉरी जो कहा जाए, उनको किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी का ट्रांसफर कर दिया। तो अब एक वहां पर होने पर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नीचे का टाइट हो जाता था।
मतलब वो सिपाही को या हवलदार को या दरोगा को ट्रांसफर करने और ये के चक्कर में नहीं, वो सीधे कहती थी कप्तान को टाइट करो या एसपी को टाइट करो, नीचे वाले खुद टाइट हो जाएंगे। तो एक मायावती का अपना स्टाइल था, लेकिन अब पॉलिटिक्स का भी उनका एक अपना स्टाइल रहा अब है। वो चुनाव में ही नजर आएगा। चुनाव में बिल्कुल पता बिल्कुल, चलेगा। मायावती हमेशा से ही उनका एक नारा है, आपको बता दें कि जिसकी जैसी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस प्रकार का जो मायावती का नारा था। अब मायावती की तैयारी क्या यूपी की सत्ता में हिस्सेदारी के लिए क्या इस बार परफेक्ट है या नहीं है, ये आने वाले कुछ दिनों में बिल्कुल आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि पिछले कई महीनों से मायावती अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो संगठन लगभग लगभग पूरी तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा था। ग्राउंड पर लोग कहने लगे थे, पॉलिटिकल विशेषज्ञ ये कहने लगे थे कि मायावती की पार्टी अब सिर्फ ट्वीट और सोशल मीडिया तक ही सीमित हो गई है। और उस अवधारणा को बदलने के लिए अब मायावती अपने लोगों को कह रही है कि आप ग्राउंड पर जाइए, और ग्राउंड पर कई जगहों पर उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। अब जो ये मेहनत है ये वोट में कितनी तब्दील होती है, ये आने वाले चुनाव में नजर आएगा 2027 में। लेकिन आप हमारे दर्शक लगातार जो यूपी टॉक के साथ जुड़े रहते हैं, आप बताइए कि आपको क्या, आपके इलाके में आपको लगता है कि मायावती के यानी बीएसपी के लोग क्या वहां पर आपसे जुड़ रहे हैं, क्या वो एक्टिव हैं या नहीं है? कमेंट का जरूर बताएं। और मायावती कितनी सीटें जीत सकते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में, ये भी आप अपनी राय इसमें जरूर दें। रोजाना हमारे साथ बने रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।